अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा यूनिट चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हार्ट, विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किडनी एंड विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीआईटी। क्योंकि ये टेक्स्ट ने एक अलग से टॉपिक मेंशन किया है, ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। दैट इज हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। सबसे पहले हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट जो है ये बेटा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इट इज नोन एज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। देखिए हार्ट में हमें पता है चेंबर्स होते हैं। वी हैव अपर चेंबर्स नोन एज एट्रिया एंड वी हैव लोअर चेंबर्स नोन एज वेंट्रिकल्स। एट्रिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूस दिस हार्मोन विच इज नोन एज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. This is basically a peptide hormone, and this peptide hormone is produced from what? It is produced from special cells in atria. Special cells in atria. अब ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का काम क्या है? इसका काम है इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर की लेवल्स को कम कर देता है। इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। नाउ हाउ डज इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये देखेंगे हम। देखिए सपोज किसी इंसान में ब्लड प्रेशर बेटा ज्यादा हो गया। सपोज किसी इंसान में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ये ब्लड एट्रिया में भी जाएगा, एट्रिया में भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। जब एट्रिया में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा एट्रिया पे स्ट्रेच लगेगा। जब बेटा एट्रिया पे स्ट्रेच लगेगा एट्रिया को सिग्नल मिलता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो एट्रिया इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एट्रिया प्रोड्यूसेस एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रिया बेटा एएनएफ प्रोड्यूस करेगा। ये जो एएनएफ है ये सबसे पहले किडनीज के पास जाएगा। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर विल एक्ट ऑन किडनीज। किडनी में ये रेनिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। इट विल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ रेनिन। देखिए किडनी में हमने पढ़ा था कि वहां पे एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus होता है जिसमें जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूस रेनिन। ये रेनिन करता क्या था? हमने देखा था कि हमारे पास एक प्रोटीन होता है नोन एज एंजियोटेंसिनोजिन। इस एंजियोटेंसिनोजिन पे एक्ट करता है बेटा रेनिन और बना देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे एक्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फ्रॉम द लंग एपिथेलियम, बना देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो रेनिन का काम है एंजियोटेंसिन सेकेंड की फॉर्मेशन करवाना। रेनिन प्लेज रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये एंजियोटेंसिन क्या कर रहा था? ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। ब्लड वेसल कंट्रैक्ट हो रही थी, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही थी। एक काम एंजियोटेंसिन सेकेंड का ये था। दूसरा काम ये था एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन की रिलीज को इंक्रीज करवा रहा था। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक काम कर रहा था, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। जब बेटा ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा,
एक काम। दूसरा काम, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता था, एल्डोस्टेरोन रिलीज को स्टिमुलेट करवाता था। जब ज्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन का काम था सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। जब ज्यादा एल्डोस्टेरोन होगा, ये ज्यादा सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। जब बेटा ब्लड में ज्यादा वाटर होगा, इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो रेनिन का काम था एंजियोटेंसिन सेकंड बनाना। एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा रहा था। ये नॉर्मल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आ जाओ एट्रियल नाइट्री यूरिटिक फैक्टर की बात कर लेते हैं। एट्रियल नाइट्री यूरिटिक फैक्टर रेनिन को इनहिबिट करता है। बेटा जब रेनिन इनहिबिट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड बी इनहिबिट हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड बी नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड बी इनहिबिट हो जाएगा। जब एंजियोटेंसिन सेकंड इनहिबिट होगा, एंजियोटेंसिन का काम था वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाना। अब वेसल इन एब्सेंस ऑफ एंजियोटेंसिन वेसल रिलैक्स हो जाएगी, वेसल विल गेट रिलैक्स्ड। तो बेटा जब वेसल रिलैक्स होगी, वेसल डायलेट हो जाएगी, वेसल में ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? मैंने बोला कि रेनिन जब नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन भी नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन जब नहीं बनेगा तो वेसल रिलैक्स हो जाएगी, वेसल डायलेट हो जाएगी। जब वेसल डायलेट होगी, उसकी वजह से बेटा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एक चीज ये हुई। दूसरा काम एंजियोटेंसिन का था एल्डोस्टेरोन की रिलीज को स्टिमुलेट करवाना। अब एंजियोटेंसिन नहीं है, एल्डोस्टेरोन रिलीज कम हो जाएगी। जब बेटा एल्डोस्टेरोन रिलीज कम हो जाएगी, सोडियम और वाटर भी कम रीअब्सॉर्ब होगा। जब बेटा ब्लड में सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर भी कम होगा, ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। तो मैंने बोला पहला हार्मोन इज एट्रियल नाइट्री यूरिटिक फैक्टर। ये किडनी पे जाएगा, रेनिन को इनहिबिट करेगा। जब रेनिन नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन भी नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन नहीं होगा तो वेसल रिलैक्स हो जाएगी। जब वेसल डायलेट होगी, उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली ये एल्डोस्टेरोन की रिलीज भी नहीं अब होगी। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब ब्लड में सोडियम और वाटर कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। तो पहला इफेक्ट एट्रियल नाइट्री यूरिटिक फैक्टर का था, रेनिन की रिलीज को इनहिबिट करना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। समझ आ गई बेटा बात? नेक्स्ट इफेक्ट जो है दैट इज ये जो ANF है, ये एंटी डायूरिटिक हार्मोन ADH, इसको भी बेटा इनहिबिट करता है। देखिए एंटी डायूरिटिक हार्मोन का काम था वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना। अब जब एंटी डायूरिटिक हार्मोन नहीं है तो वाटर किडनी के ट्यूब्यूल्स में से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर कम रीअब्सॉर्ब होगा। तो बेटा ब्लड में वाटर अब कम जाएगा। जब वाटर कम जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। तो एट्रियल नाइट्री यूरिटिक फैक्टर इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एंटी डायूरिटिक हार्मोन। एंटी डायूरिटिक हार्मोन जब रिलीज नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर ब्लड में ज्यादा नहीं जाएगा। जब वाटर ब्लड में ज्यादा नहीं जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। तो अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ ANF इज टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए सपोज हमने किया था ब्लड प्रेशर इंक्रीज। जब ब्लड प्रेशर बॉडी में इंक्रीज होगा, ANF रिलीज होगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये कि ANF का फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी।
How does it regulate? It acts on kidney, it inhibits the release of renin, it inhibits angiotensin, then blood pressure will decrease. We know how. It also inhibits the release of ADH, then water reabsorption will decrease, blood volume will decrease, and blood pressure will decrease. This is how ANF plays a role in regulation of blood pressure. समझ आ गई बेटा बात? ये है हार्ट का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर. इन एडिशन टू इट, ये जो बेटा ANF है, ये वेसल पे डायरेक्टली भी एक्ट कर सकता है और वेसल को रिलैक्स भी करवाएगा. जब वेसल डायरेक्ट एक्शन की वजह से रिलैक्स होगी तो वेसल डायलेट होगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ ANF इज टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. दिस यू नीड टू नो. समझ आ गई बेटा बात? अब हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ किडनी. किडनी प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन. किडनी के JG सेल्स जो हैं बेटा, वो प्रोड्यूस करते हैं एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन. ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, ये एरिथ्रोपोइटिन करता क्या है? ये इंक्रीज करवाता है फॉर्मेशन ऑफ RBCs. ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाता है. इट इंक्रीजेस RBC formation, and the process of formation of red blood cells is known as erythropoiesis. It is known as erythropoiesis. तो याद रखिएगा, एरिथ्रोपोइटिन का काम है एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करवाना. एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है RBC फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करवाना. ठीक है, देखिए कैसे स्टिमुलेट करवाएगा. हमें पता है RBC बनेंगे बोन मैरो से. बोन मैरो में हमने देखा था कि बेटा बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं. देयर आर सम सेल्स known as hematopoietic stem cells which are present in bone marrow. ये स्टेम सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, कुछ RBCs बनाएंगे, कुछ WBC बनाएंगे, कुछ प्लेटलेट्स बनाएंगे. ठीक है, अब देखिए एक स्टेम सेल से RBC बनेगा, WBC भी बनेगा और प्लेटलेट्स भी बनेंगे. मतलब ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू RBCs, कैन डिफरेंशिएट इनटू WBCs, कैन डिफरेंशिएट इनटू प्लेटलेट्स. ठीक है, अब अगर एरिथ्रोपोइटिन होगा, ये एरिथ्रोपोइटिन विल स्टिमुलेट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स टू फॉर्म RBCs. ये RBC वाली फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा. इट विल एक्ट ऑन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स एंड विल मेक देम टू डिफरेंशिएट अलोंग दिस लाइन, अलोंग RBC फॉर्मेशन वाली लाइन. समझ आ गई बेटा बात? एरिथ्रोपोइटिन की प्रेजेंस में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स RBC बनाएंगे, क्योंकि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को एरिथ्रोपोइटिन सिग्नल भेज देता है कि आप RBCs बनाओ, आप रेड ब्लड सेल्स बनाओ. ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है, दिस इज इंक्रीज्ड, दिस इज स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन. इट एक्ट्स ऑन बोन मैरो, बोन मैरो में वायर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स एंड डायरेक्ट्स द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स टू फॉर्म RBCs. ठीक है, अब देखिए एरिथ्रोपोइटिन की रिलीज कैसे होती है बॉडी में. देखिए RBC का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था, हमने बोला था RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है बेटा प्रेजेंट. हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना टिश्यूज को. हीमोग्लोबिन वाज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज. अब लेट अस एज्यूम RBC का नंबर कम हो गया. बेटा जब RBC का नंबर कम होगा मतलब हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो हीमोग्लोबिन भी कम हुआ. जब हीमोग्लोबिन कम हुआ मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम होगा, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा. स्टेटमेंट समझिएगा, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा. व्हेन द टिश्यूज आर डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज हाइपोक्सिया. उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हाइपोक्सिया.
हाइपॉक्सिया मतलब होता है व्हेन टिश्यूज आर डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन डजंट रीच टू टिश्यूज। मैंने बोला यहां पे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और टिश्यूज के पास पहुंचाता है, टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और अपने काम करते हैं। ठीक है, अब सपोज आरबीसी का नंबर कम हो गया, आरबीसी कम हुए तो हीमोग्लोबिन भी कम, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, टिश्यूज विल बी डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन टिश्यूज आर डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज हाइपॉक्सिया। ठीक है, जब बेटा हाइपॉक्सिया होता है, ये हाइपॉक्सिया किडनीज सेंस करती हैं, इट इज सेंस्ड बाय किडनीज, और किडनीज प्रोड्यूस करती हैं एरिथ्रोपोइटिन इन रेस्पॉन्स टू हाइपॉक्सिया। ये एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी का नंबर इंक्रीज करवाएगा, आरबीसी इंक्रीज, हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी होगी, अब टिश्यूज के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा। इसका मतलब ये एरिथ्रोपोइटिन की जो रिलीज है दैट इज बेसिकली स्टिमुलेटेड बाय हाइपॉक्सिया ऑफ सेल्स और हाइपॉक्सिया ऑफ टिश्यूज। समझ आ रही है बात? मैंने बोला कि भाई किडनी प्रोड्यूस करते हैं एक पेप्टाइड दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोइटिन, दिस एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन है आरबीसी की फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाना, आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करवाना। कैसे करवाते हैं? मैंने बोला अगर आरबीसी कम हुए हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उस कंडीशन को हाइपॉक्सिया बोलेंगे। जब भी हाइपॉक्सिया होगा किडनीज इसको सेंस करेगी, किडनीज इन रेस्पॉन्स टू हाइपॉक्सिया प्रोड्यूस करेगी एरिथ्रोपोइटिन, ये एरिथ्रोपोइटिन बून मैरो में जाएगा, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल पे एक्ट करेगा और वहां से ज्यादा आरबीसीज बनाएगा, उसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, उसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा जो ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ एरिथ्रोपोइटिन एक्ट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, व्हाट इज द सिग्नल फॉर रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, इट इज हाइपॉक्सिया ऑफ टिश्यूज। इन एडिशन टू एरिथ्रोपोइटिन किडनी प्रोड्यूस करती है रेनिन, रेनिन हमने अभी बात की, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम में पहले किडनीज में भी बात करी थी, अभी भी हमने ब्रीफली ये बात करी। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है दैट इज रेनिन विच इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर इट। नाउ हम देख लेते हैं हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। अब देख लेते हैं हार्मोन्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस 4 इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन्स। This is what has been written on text. Gastric intestinal tract produces 4 important peptide hormones. पहला हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं that is गैस्ट्रिन। देखिए ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कहां से होता है? हमने स्टोमक की बात करी थी, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है स्पेशली ऑफ पाइलोरस रीजन, ठीक है, वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिन। सो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा किस जगह का गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोड्यूस करता है? दैट इज फ्रॉम द पाइलोरिक रीजन स्पेशली। ये गैस्ट्रिन करता क्या है? ये गैस्ट्रिन एक्ट करता है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करवाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा HCl, HCl की सिक्रीशन ज्यादा होगी इन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिन एंड पेप्सिनोजिन की सिक्रीशन भी ज्यादा होगी इन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिन। अब HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजिन क्या करेगा, ये हमने डिटेल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है। जितनी भी फिजियोलॉजी है ये सारी अब इंटर रिलेट हो जाएगी। डाइजेस्टिव में क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन में क्या है, दीज आर रिलेटेड। यू नीड टू कीप होल ऑफ द फिजियोलॉजी इन योर माइंड। Once whole physiology is in your mind, concepts will be okay. You will remember each and every concept very clearly.
ठीक है, ऐसा नहीं है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पिछले साल पढ़ा है, आप 10 साल के बाद खोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर बोलोगे ये क्या करता था, ये क्या करता था। ठीक है, बी इन टच विद द बुक्स, रीड, ठीक है, ट्राई टू रीड मोर एंड मोर, ट्राई टू स्टडी, स्पेंड टाइम ऑन बुक्स। चलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा गैस्ट्रिन, इंक्रीज करवाएगा सिक्रीशन ऑफ HCl, इंक्रीज करवाएगा सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजिन। HCl का काम है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, HCl का काम है पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना। पेप्सिनोजिन जो बनाएगा पेप्सिन विच विल डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। ठीक है, तो अल्टीमेट फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन इज टू इंक्रीज HCl एंड पेप्सिनोजेन विच विल इंक्रीज द डाइजेस्टिव फंक्शंस। तो इसका काम है ये डाइजेशन को ज्यादा स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, अब सपोज गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स में ट्यूमर हो जाए, if there is a tumor in gastrin producing cells, that is known as Zollinger-Ellison syndrome. This syndrome is characterized by tumor of gastrin producing cells. वो cells जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनमें ट्यूमर हो जाए तो उस सिंड्रोम को, उस डिजीज को बोलेंगे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। अब जब गैस्ट्रिन सेल्स में ट्यूमर हो रहा है, मतलब गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे। जब बेटा ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, ये ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करेगा। जब ये ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, जब ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, ये ज्यादा HCl प्रोड्यूस करेगा। HCl की एक टेंडेंसी ये भी होती है कि ये स्टोमक के म्यूकोजा को डाइजेस्ट करने की टेंडेंसी रखता है। नॉर्मली उसको प्रिवेंट कर देती है म्यूकस लाइनिंग, लेकिन अगर HCl बहुत ज्यादा हो गया, म्यूकस लाइनिंग फिर प्रिवेंट नहीं कर पाएगी, तो तब स्टोमक की लाइनिंग पे अल्सर्स पैदा हो जाएंगे, स्टोमक की लाइनिंग को डिग्रेड किया जाएगा, स्टोमक की कवरिंग को डिग्रेड किया जाएगा, विच इज नोन एज अल्सर। तो स्टोमक में इस कंडीशन में अल्सर्स होंगे और रिकरेंट अल्सर्स होंगे। कुछ टाइम दवाई ले लो, ठीक हो जाएगी, बाद में फिर दोबारा हो जाएंगे। तो अल्सर्स जो यहां पे होंगे वो रिकरेंट होंगे। अल्सर का मतलब होता है स्टोमक की लाइनिंग को डिटीरियोरेट करना, स्टोमक की लाइनिंग को एक्सकोरिएट करना, स्टोमक की लाइनिंग को डिग्रेड कर देना, दैट इज अल्सर। ठीक है, तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में देयर विल बी ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, देयर विल बी मोर एंड मोर गैस्ट्रिन, देयर विल बी मोर HCl, it will damage the stomach lining which is known as ulcer of the stomach। तो इस कंडीशन में स्टोमक में अल्सर होगा, पेशेंट को स्टोमक पेन फील होगा, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, ये सारे इफेक्ट्स हमें नजर आएंगे। समझ आ रही है बात? अब हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन जो ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज सिक्रीटिन। देखिए, ये जो सिक्रीटिन है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्यूडिनल म्यूकोजा। गैस्ट्रिन वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोजा, सिक्रीटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्यूडिनल म्यूकोजा। अब ये सिक्रीटिन करता क्या है? देखिए, सिक्रीटिन चला जाता है पैनक्रियाज पे, स्पेशली एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे जाएगा और उस पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट एंड वाटर की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा, उसमें बाइकार्बोनेट और वाटर के कंटेंट को इंक्रीज करवाएगा। तो सिक्रीटिन का काम है, इट इंक्रीजेस द बाइकार्बोनेट एंड वाटर कंटेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। ये है काम सिक्रीटिन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम सिक्रीटिन का ये है, ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। ये बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इनहिबिट कर देता है।
Secretin is produced from duodenal mucosa. This secretin increases bicarbonate and water content in the pancreatic juice. This secretin inhibits the gastric glands, that is, it inhibits the secretion of gastric juice. अब कब ये काम करता है? देखिए, स्टोमक के जो कंटेंट्स होंगे उनका पीएच कम होगा, एसिडिक कंटेंट्स होंगे. जब वो एसिडिक कंटेंट्स ड्यूडिनम में जाएंगे, एसिडिक कंटेंट ड्यूडिनम में जाएगा, इट कैन डैमेज ड्यूडिनम. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डैमेज, देखिए क्या करेगा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डैमेज ड्यूडिनल म्यूकोजा सिक्रीटिन प्रोड्यूस करेगा. सिक्रीटिन बाइकार्बोनेट कंटेंट को इंक्रीज करवाएगा, बाइकार्बोनेट एसिडिटी को कम करवाएगा और डैमेज को कम करवाएगा. दूसरा काम, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे भी एक्ट करेगा. गैस्ट्रिक जूस उनमें स्पेशली HCl भी कम सिक्रीट होगा. तो सिक्रीटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूडिनल म्यूकोजा व्हिच इंक्रीज बाइकार्बोनेट एंड वाटर कंटेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड व्हिच इनहिबिट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है, ये दो पेप्टाइड हार्मोन्स इंपॉर्टेंट जो GIT हमारा प्रोड्यूस करता है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट हार्मोन जो GIT प्रोड्यूस करता है. That is cholecystokinin. Cholecystokinin और CCK. देखिए, जो ये cholecystokinin है, it is produced from the duodenal mucosa. Again, it is produced from duodenal mucosa. ये cholecystokinin पैनक्रियाज के पास जाएगा. It goes to pancreas and it acts on gall bladder as well. ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लेडर पे एक्ट करेगा, इनको बेटा कंट्रैक्ट करवाएगा, इनमें कंट्रैक्शंस इंक्रीज करवाएगा. जब पैनक्रियाज और गॉल ब्लेडर कंट्रैक्ट होंगे तो पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा, गॉल ब्लेडर में से बाइल सिक्रीट होगा. मतलब ये कि इट कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लेडर व्हिच इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. So cholecystokinin is produced from duodenal mucosa. It increases the contractions of pancreas and gallbladder. When gallbladder contracts, bile will be secreted. When pancreas contracts, pancreatic juice will be secreted. So इसका काम है bile और pancreatic juice को secrete करवाना. समझ आ गई बेटा बात? Number 4th hormone is gastric inhibitory peptide. Number 4th hormone is gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide. शॉर्ट में GIP भी लिख सकते हैं. नंबर 4th इंपॉर्टेंट हार्मोन इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, अगेन इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूडिनल म्यूकोजा. ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ही प्रोड्यूस करते हैं. इनका काम ये है कि दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बेटा कम कर देंगे और ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी कम करते हैं. They inhibit the secretion of gastric juice and they decrease the movements of stomach as well as intestines. ये stomach और gastric motility जो है उसको बेटा decrease कर देते हैं, inhibit कर देते हैं. तो हम बात कर रहे हैं कि what are the hormones which are produced from GIT. तो हमने 4 हार्मोन्स की बात करी, gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. Gastrin is produced from gastric mucosa. Secretin is produced from duodenal mucosa. This is from duodenal mucosa and again. ठीक है, गैस्ट्रिन का काम है इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. सिक्रीटिन का काम है इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट एंड वाटर कंटेंट इन पैनक्रियाटिक जूस. कोलेसिस्टोकाइनिन का काम है इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का काम है इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक जूस एंड मोटिलिटी. दिस यू नीड टू रिमेंबर. समझ आ रही है बात? ये है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड GIT.
In addition to it, there are some growth factors which also act as hormones, ठीक है, and there are some hormones which are produced from placenta, ठीक है। ये जो प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं, इट विल बी स्टडीड इन डिटेल वाइल इन 12th, क्योंकि 12th में ही हम रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे, वहीं पे हमें समझ आएगा प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा कब बनेगा, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उस टाइम पे प्लेसेंटा के हार्मोन्स के फंक्शंस भी अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। और टेक्स्ट पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम यहीं पे इतना ही देखेंगे कि हार्ट, किडनी और जीआईटी कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट प्रोड्यूस करेगा एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, किडनी प्रोड्यूस कर देती है बेटा एरिथ्रोपोइटिन एंड किडनी प्रोड्यूसेस रेनिन, और उसके बाद जीआईटी प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। समझ आ गई बेटा बात। ये है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, जीआईटी एंड किडनी। नाउ before finishing the chapter, let me tell you how the rate of the hormones is regulation, how the levels of the hormones are regulated। हार्मोन्स की बैलेंस कैसे रेगुलेट करी जाती है, हार्मोन्स की लेवल्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। देखिए कैसे करते हैं बेटा, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन आएगा, ये चला जाएगा पिट्यूटरी के पास, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी वहां से हार्मोन रिलीज करेगा, ये चला जाएगा बेटा अपने ग्लैंड के पास, ग्लैंड इन रेस्पॉन्स टू पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, यहां से रिलीज होगा बेटा हार्मोन, ये हार्मोन करेगा अपने इफेक्ट्स, ये नॉर्मल है। हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन आएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी से हार्मोन आएगा, ग्लैंड के पास जाएगा, ग्लैंड से हार्मोन आएगा, वो अपने इफेक्ट्स करेगा। लाइक देखिए यहां से एग्जांपल से क्लियर होगा, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और वहां से रिलीज करवाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहां से रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा बेटा थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा थायराइड हार्मोन्स, दैट इज T3 एंड T4। ये थायराइड हार्मोन्स अपने इफेक्ट्स दिखाएंगे। अब सपोज अगर T3 T4 ज्यादा हो गए, हमने देखा था पहले भी हमने पढ़ा था, अगर T3 T4 ज्यादा हुए, ये सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा कि आप TSH को कम कर दो, जब TSH कम होगा T3 T4 भी कम हो जाएगा। ये सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा कि आप TRH कम कर दो, जब TRH कम होगा TSH भी कम होगा, थायराइड हार्मोन्स भी कम होंगे। अब अगर T3 T4 ज्यादा हुआ कम हुआ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाएगा, उसको बोलेगा आप TSH ज्यादा कर दो, जब TSH ज्यादा होगा T3 T4 भी ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर T3 T4 कम हुआ, ये हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, बोलेगा आप TRH ज्यादा कर दो, जब TRH ज्यादा होगा TSH भी ज्यादा होगा, थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, T3 T4 की लेवल्स भी इंक्रीज करवाएगा। इसका मतलब ये कि अगर हार्मोन्स कम होते हैं, ये फीडबैक सिग्नल भेज देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस उस सिग्नल को सेंस करके रेगुलेट करवा देते हैं लेवल्स। लाइक अगर हार्मोन कम हुआ तो पिट्यूटरी स्टिमुलेट का हो जाएगा, लाइक T3 T4 कम था, पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगा, TSH ज्यादा बनेगा, ये TSH फिर T3 T4 को इंक्रीज करवाएगा। सिमिलरली अगर हार्मोन कम है, ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करवाएगा। लाइक यहां पे अगर हार्मोन कम है, ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, TRH ज्यादा करवाएगा, जब TRH ज्यादा रिलीज करवाएगा TSH भी ज्यादा रिलीज हुआ, थायराइड हार्मोन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर थायराइड हार्मोन कम थे, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर दिया। सिमिलरली अगर हार्मोन ज्यादा हुए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेंगे और ये हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेंगे, ताकि यहां से सिक्रीशंस हार्मोन्स कम आए और अल्टीमेट हार्मोन्स के लेवल्स को हम कम कर दें बॉडी में।
समझ आ रही है बात? कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर बॉडी में हार्मोन कम होगा, एक फीडबैक सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजा जाएगा और एक फीडबैक सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास भेजा जाएगा, जो इनकी लेवल्स को रेगुलेट करेंगे। अगर ज्यादा हुआ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से सिग्नल आएगा कि आप कम कर दो। अगर कम हुआ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से सिग्नल आएगा कि आप ज्यादा कर दो। दिस इज हाउ रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स टेक प्लेस इन अवर बॉडी, एंड दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन अगेन इज नोन एज फीडबैक रेगुलेशन। इसका थोड़ा सा आइडिया आप दिमाग में रखना कि अगर ज्यादा हुआ, अगर कम हुआ तो ज्यादा हो जाएगा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का काम, अगर ज्यादा हुआ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का काम कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां से ज्यादा वहां से कम, यहां से कम वहां से ज्यादा, दैट इज टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यहां से अगर कम नेगेटिव सिग्नल जा रहा है कि कम है, वहां से वो ज्यादा कर देगा, यहां से ज्यादा है वहां से वो कम कर देगा। दे आर वर्किंग अपोजिट टू वन अनदर। दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। इस टाइप के बेटा फीडबैक को बोलेंगे हम नेगेटिव फीडबैक। और मेजर फीडबैक का जो मैकेनिज्म है हार्मोन की रेगुलेशन में, दैट इज नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। दिस यू नीड टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन एडिशन टू दिस, हमने बोला था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। अलबत्ता वो दो हार्मोन्स को स्टोर करता था, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। उन दो हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पिट्यूटरिन। These two hormones are collectively known as pituitary. That is ADH and oxytocin. ठीक है? So this finishes the chapter of endocrine glands. You need to study this chapter fully. You need to revise the whole physiology. You need to work more and more on your subjects. You need to spend more and more time on books. Now don't waste time. अब टाइम जाया करने का है ही नहीं स्कोप। टाइम अब जाया मत करो, अब से पढ़ लो। अगर आज तक नहीं भी पढ़ा ठीक है, लेकिन वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां से मर्जी वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो बस, ठीक है? क्योंकि पढ़ने के बगैर कोई चारा दुनिया में नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा, ऐसा लगता है कि शायद उसका दुनिया में रहने का हक नहीं है। पढ़ने वालों के लिए ही दुनिया में रहने का हक है, स्पेशली अच्छे पढ़ने वालों के लिए ही दुनिया में रहने का हक है। तो हार्ड वर्किंग बनो, मेहनत करो। विश यू ऑल द बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच।